हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर कैन आई आस्क वन डाउट? क्या बोल रहा है? सर डाउट है, क्वेश्चन। रुक जा रुक जा। ओके, बोल बेटा क्या डाउट है? सर एक मॉड्यूल के क्वेश्चन है। काय के क्वेश्चन? सर क्वेश्चन लिखा हो क्या बोलूं वीडियो में? ऐसी बोल। यस सर। सर क्वेश्चन में 100 ml of M/10 H2SO4 is mixed with 500 ml of M/10 रुक NaOH. जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जा बच्चा। हंड्रेड ml ऑफ M/10 N/10 M और M सर M। M। यस। यस सर। M/10 H2SO4 हम्म is mixed with 500 ml of हम्म M/10 NaOH. हम्म Then nature of resulting solution and normality of excess reactant left is. क्या नॉर्मेलिटी? Yes, sir. Then the nature of resulting solution and normality of excess of reactant left is. नॉर्मेलिटी निकालना है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो नेचर भी बताना है, तो ऑप्शन ये है सर, एसिडिक N/5, बेसिक N/5, बेसिक N/20, एसिडिक N/10। एसिड एसिड बेस के बारे में तो बच्चों आप पीएच जब तक नहीं निकालोगे तब तक नहीं कर पाओगे। पीएच निकालना भी आप लोगों को सिखाया नहीं गया है। तो सर आप जानते हैं N1V1 प्लस N2V2 इजिकल टू होगा आपका N3। आप लोगों को बच्चों N3 निकालना है। N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V। रुको रुको रुको, यस सुनो। ये जो मोलारिटी है ना 1/10 है। ये H2SO4 की जो मोलारिटी है इसको M1 कितना दिया है? M/10 दी हुई है। इसको नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नॉर्मलिटी इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर पढ़ाया था क्या? यस सर। Yes. तो बस इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा, तो 2/10 आ जाएगा इसका N1। समझा रे सर? M2 कितना दिया गया है? M/10 दिया गया है, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा।
तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1/10 N2, तो ये भी आपका N2 हो जाएगा। अब कर लेगा बेटा इस फॉर्मूले से। यस सर। अब एक्चुअली जो पीएच निकालना है ना, एसिड बेस का पता अभी नहीं कर पाओगे, जिस दिन पीएच पढ़ाऊंगा तभी कर पाएगा। पीएच इस चैप्टर में नहीं है। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, इसमें तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होगा, पूरी केमिस्ट्री का बेसिक होगा ना इसमें, तो यहाँ कहाँ से कर पाएगा। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे निकाल देना उसको। क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर। ओके, तो गाइस आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक बहुत बढ़िया और एक बड़े लेवल का टॉपिक, जिसका यहाँ पे उतना ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। क्लास 11th में केमिस्ट्री में उतना नहीं लेना देना है, थोड़ा सा 5% फिजिक्स में और बाकी आप लोगों के ग्रेजुएशन वाले टर्म, बहुत कम इसके बारे में आपके पास इस समय में है। तो थोड़ा सा जितना भी है बच्चों, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक्चुअली बेसिकली हमने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक टर्म पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स। बच्चों हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ा, जरा ध्यान से सुनिए। सपोज हमने कहा कि कोई एक पार्टिकल था और ये पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी, समझ रहे ना, इसकी वेलोसिटी और इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होगी। एट मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग ये पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी और पोजीशन जो है बिल्कुल फिक्स होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स ये है, एक्चुअली इसको फिजिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं है इसका लेना देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है कि अगर कोई एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसका जो वेलोसिटी है और पोजीशन जो है वो बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक है ना। ये बात इन्होंने बोला था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला था। अब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था वेव थ्योरी पढ़ी थी। वेव नेचर में क्या बोला गया, देखिए इससे पहले हम लोगों ने बिफोर की बात करते हैं सर, हमने वहां पे वेव नेचर के बारे में पढ़ा। ध्यान से सुनिए सब बच्चे। इन्होंने कहा कि ये कोई, अगर ये कोई पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है, कोई पार्टिकल जा रहा है, तो इस पार्टिकल पे जो है एक वेव नेचर इस पे होता है, ठीक है ना। इस पार्टिकल पे जब भी ये पार्टिकल जो है इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो इस पे जो है वेव नेचर क्या होगा, एसोसिएटेड। वेव नेचर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सर, ये जो वेव नेचर है ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। और ये जो वेव नेचर है, ये इस वेव नेचर को, ठीक है ना, इस वेव को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इस वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। इस वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, मैटर वेव के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई वेव, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं मूवमेंट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो इस पे एक वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो वेव नेचर एसोसिएटेड होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव के नाम से जानते हैं। ये मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ आप, ठीक है ना। बेसिकली ये एक किसके लिए यूज कर रहा था सर, ये हम लोग जो है
हम लोग सर इसको हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसी बहुत छोटे से पार्टिकल, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम लोग सर इसको यूज कर रहे थे, ठीक है ना। मैंने कहा कि बच्चों ये बेसिकली क्या होता है कि वेव नेचर जिसपे होता है, जो मैटर वेव होती है ये बेसिकली और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है। और इस मैटर वेव के बारे में हम लोगों को जो है प्रूफ करके, ठीक है ना, इस मैटर वेव को प्रूफ करके हमें दिया गया, इसको प्रूफ किया गया, काई से प्रूफ किया गया? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से किया गया। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना सर। ये जो मैटर वेव के बारे में, जो वेव एसोसिएटेड इस पे होती है, ये वेव एसोसिएटेड होती है। कोई भी वेव, आपको पता है, आपने किसी पॉन्ड्स में क्या किया, किसी तालाब में एक पत्थर फेंका तो उसके चारों तरफ ऐसे रिंग बन जाती है ना, तो वो बेसिकली इसमें वेव बनती है। तो ये सब चीजों का प्रूफ काई से बताया गया? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से बताया गया था। सर ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये पहला जो एक्सपेरिमेंट बताया था बच्चों, ये बताया था डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था पहला, इसके बारे में वहां पे बताया गया था। दूसरा हमारे पास जो प्रूफ निकला था वो जेपी थॉमसन के एक्ट, ठीक है ना। जेपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इस बात का पता लगा था कि कोई भी जो मैटर वेव होती है उस पे जो है एक वेव कैरेक्टर जो है एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको बताया मैंने कि भाई इस बात से प्रूफ हो गया कि भाई ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, और साथ ही साथ एज वेल एज, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखूंगा, एज वेल एज आपने कहा कि सर जो पार्टिकल में जो वेव लाइक नेचर होता है, सर जो वेव लाइक नेचर होता है, सर जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल में सर एक जो वेव लाइक नेचर होता है, इस वेव लाइक नेचर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर इस वेव लाइक नेचर में कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। जो पार्टिकल का वेव लाइक नेचर होता है उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो बच्चों सर उसमें जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। उसकी एक तो पोजीशन में जो है अनसर्टेनिटी होती है, और दूसरा उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है। पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में, दोनों में क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है बच्चों, जो h/4 पाई के इक्विवेलेंट होता है। सर पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? h/4 पाई के इक्विवेलेंट होता है बच्चों। और इस बात को आप लोगों के सामने प्रूव कर दिया था, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बता दिया। इस बात को हमें किसने बताया था? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था। अरे ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने, पता है ना सबको? सबको पता है कि सर हमारे पास जो मैटर वेव होती है, मैटर वेव के बारे में हमें जो है मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। इस बात को हमें प्रूव करके दिखाया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और सर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट थे, उसमें जो पहला नंबर का एक्सपेरिमेंट था वो डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। दूसरे नंबर का जो एक्सपेरिमेंट था सर वो आपका जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कहा कि सर ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसमें सर यहाँ पे इन्होंने कहा साथ ही साथ इसमें एक वेव लाइक नेचर तो होता है, और बट उस वेव लाइक नेचर में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। और जो अनसर्टेनिटी होती है वो इसके पोजीशन एंड मोमेंटम में होती है, जो इक्वल टू होता है h/4 पाई ने। और इस बात को जो है सीधे सीधे हम लोगों को किसने बता दिया था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। ये आपके पास जो है वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इस थ्योरी को बताया। वर्नर हाइजेनबर्ग आपके पास ये हैं, इन्होंने जो है सर इस थ्योरी को बता दिया। अब सुनो, अब बेसिकली मैंने आपको बताया ये जो पूरी वेव लाइक कैरेक्टर के बारे में है, सर ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। सर ये पूरी वेव की जो स्टोरी है, जो कहानी है, सर ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। बट अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं,
ये जो है डील नहीं करता है, डज नॉट डील विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बहुत छोटे से लेवल पे, बहुत छोटे से लेवल पे जो है पार्टिकल की स्टडी पे डील नहीं करता है। छोटे लेवल पे पार्टिकल के बारे में बच्चों ये डील नहीं करता है। जो आपको मैं बता रहा हूं सर, ये जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये एक छोटे लेवल पे डील ही नहीं करता है, ये डील करता है बिल्कुल बड़े लेवल पे, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट था वो बिल्कुल फेल हो गया, वो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो सर अब ये बताइए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए, तो ठीक अगर ये फेल हुआ तो इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है सर, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है सर, ये जो है बिल्कुल पार्टिकल के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करता है। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये पार्टिकल के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करता है। समझ में आई बात? ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। सर हाँ तो सर अभी आपने ये जो कहा कि फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो आपने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की वो पूरी फेल हो गई। फेल नहीं हुई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जो है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जो है दो साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी की, बहुत ज्यादा स्टडी की। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, जब ये फेल हो जाती है तो उसके बाद आपका बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी आती है। क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरी आती है आफ्टर फेल होने के बाद, जब क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी फेल हुई थी उसके बाद सर आपका क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी आती है, मैं ये कह रहा हूं। सो गाइस, finally I want to say that this quantum mechanical theory always deals with nature of the microscopic particle. So finally this is deals with the nature of the microscopic particle. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के नेचर पे ओनली सर एक ही थ्योरी यहाँ पे डील करती है। कौन सी वाली? जो ये आपका क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है। ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने इस बात को बताया कि सर यहाँ पे ये जो थ्योरी है, ये जो है इस टर्म को डील करके आप लोगों को बता रही। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? आया ना? बोलो। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, से यस और नो? यस सर, यस सर। Yes. ओके। अब बच्चों ये सारी कहानी मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं, है ना? अब देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? अब ये सर जो ये बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, इसको इसको समझाने के लिए दो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा हाथ है। इस कहानी को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा हाथ है। एक है वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने कहा, वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये बोला, ये इनकी फोटोज। इन्होंने ये कहा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट अगर आप स्ट्राइक करवाते हो तो उसी टाइम पे दोनों पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट या डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था, जो सबसे बड़ा योगदान दिया था उनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बच्चों दो साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा अपना हाथ योगदान दिया था, जिसमें मैंने कहा पहला आपको बताया बच्चों वर्नर हाइजेनबर्ग ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया था, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा जो काम किया था, जिनके बारे में आज तक सबसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनको कहते हैं, उनका नाम है एरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने ही जो है इस पे सबसे ज्यादा से ज्यादा काम किया, इसीलिए बोला जाता है जो फादर ऑफ द क्वांटम केमिस्ट्री है,
फादर ऑफ द क्वांटम केमिस्ट्री है, इसको जो है पूरा श्रेय जाता है एरविन श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। और सर इन्होंने क्या काम किया और इन्होंने किस लेवल पे काम किया, ये तो इतने सिलेबस में आप लोगों के फिलहाल इतना तो है नहीं, समझ रहे ना, लेकिन आपको बस बाय द वे एक नॉलेज रखने के लिए थोड़ा पता। तो सर ये श्रोडिंजर ने कहाँ से काम स्टार्ट करना शुरू किया, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे सर। पहले क्या हुआ, हाँ बेटा। सर क्वांटम फिजिक्स में मैक्स प्लैंक ने भी किया था ना। तो क्वांटम फिजिक्स में मैक्स प्लैंक ने बाद में काम किया ना, पहले मैक्स प्लैंक तो बाद में आए। जो पहली जो शुरुआत की थी इसके बारे में किसी चीज की जो स्टडी शुरुआत की थी वो आपका एरविन श्रोडिंजर ने किया था, हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंजर। समझ में आई बात? यस सर। वो उन्होंने बाद में किया, वो बाद में आए थे जब इन्होंने जो है आधा रास्ता खोल दिया। उसके बाद तब पीछे से जब आप कोई भी काम करते हो बच्चों, आप जब मान के चलो कोई काम शुरू कर देते हैं और उस काम में आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती तो फिर पीछे से आपको लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना। तो सेम कहानी यहाँ हुई, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, तो वही कहानी थी। तो जो पहला जो दरवाजा खोला था एरविन श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने खोला था, ठीक है बेटा। ओके यस सर। अब आप बोलेंगे सर ठीक है आपने कहा, लेकिन सर ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी शुरुआत हुई कहाँ से और क्या इतनी बड़ी, क्या इतनी प्रॉब्लम आ गई थी इस दुनिया में कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लाना पड़ा बोहर के एटॉमिक मॉडल को छोड़ने के बाद। बोहर के एटॉमिक मॉडल से भी काफी कमियां आई थी, उसके कुछ ड्रॉबैक बहुत सारा है, वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे वो सारी की सारी बातें। लेकिन वहां भी बहुत सारी कमी आई, उन्होंने जो है काफी चीजें नहीं बताया, उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जीमान इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, स्टार के इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में नहीं बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही बताया और दूसरे एटम के बारे में वो कुछ बता ही नहीं पाए। मैग्नेटिक मूवमेंट को भी उन्होंने सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो उसके बाद अलग अलग थ्योरी आई, जब दुनिया में सर एक थ्योरी नहीं चलती है तो उसके बाद अलग अलग थ्योरी आती है, जिसपे लोगों का भरोसा ज्यादा जाएगा उसी थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सर उसके बाद जब धीरे धीरे क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई। तो सर ये जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई थी, तो सर ये जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई थी बच्चों, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले पीछे चलते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए था, हम लोग जानते हैं सर डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, एक थ्योरी दी थी। डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ, एक मैटर वेव से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आइए इसके बारे में जान सर, यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं सर डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था बच्चों, उन्होंने कहा था कोई भी अगर आप एक किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में ठीक है ना, हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ आप लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है सर उसके साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना, वेव एसोसिएटेड होता है। हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, ठीक है ना, कि एक वेव कैरेक्टर सर एसोसिएटेड होता है। और जब ये मूवमेंट करता है, जाहिर सी बात है सर, जब ये मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के बाद जो है इसमें एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। और जिस वेव कैरेक्टर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। जो वेव कैरेक्टर का जो वेवलेंथ होता है सर वो आपका क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन p, p इज इक्वल टू मोमेंटम। तो सर ये बात बिल्कुल ट्रू साबित हुई, सर ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, पता है ना आपको, बताया था मैंने। यस सर। सब लोग बोलो भाई जल्दी। यस सर। सर तो ये जो Yes. h अपॉन p मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, लेकिन सर ये पूरी तरह से सही नहीं थी, नॉट कंप्लीटली ट्रू। सर ये जो डी ब्रॉगली की बात कही गई थी सर ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं थी, समझ रहे हैं ना। अब क्यों नहीं थी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आप लोगों को। लेकिन हालांकि मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो एक्सपेरिमेंट, जो वेव कैरेक्टर के बारे में हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट दिए थे, कौन कौन से दिए थे,
एक तो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट दिया था, दूसरा जेपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें इस बात का पता लगा कि वेब कैरेक्टर है और इसमें कुछ आधा 50% बातें जो है क्या होगी, सही आने लगी। 50 का मतलब 50 से ज्यादा, मोर देन 50 का मतलब 70% तो ये जो है बिल्कुल ट्रू थी, लेकिन 30% जो है सर ये ट्रू नहीं थी। तो मैं इस बात को ये नहीं बोल पाऊंगा कि ये पूरी की पूरी से ये इक्वेशन जो थी बच्चों ये ट्रू नहीं थी। समझ रहे हैं ना सर? ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ मैथमेटिकल, इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई। सर इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, सर इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई, और वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, वो हमें जो है कुछ एग्जैक्टली बात नहीं बता पाई। उसके बाद श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट हुए, दुनिया में आए, और इन्होंने जो है श्रोडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। सर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में क्या किया, मॉडिफाई किया। डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ दी थी सर, उसको क्या किया इन्होंने, मॉडिफाइड किया। बात समझ में आ रही क्या? सर इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया, और यहाँ पे एक नया नाम लाए, एक नया नाम लाए जिसको इन्होंने बोला वेव फंक्शन। एक नया नाम लाए थे बच्चों, इस नए नाम को इन्होंने बोला वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन को साई से इंडिकेट करते हैं, एक ग्रीक टर्म है साई। इन्होंने एक नया टर्म लाए थे जिसको इन्होंने बोला वेव फंक्शन है, और ये वेव फंक्शन जो है इसको इन्होंने साई से इंडिकेट किया। अब सर ये जो वेव फंक्शन है ये क्या है? सर ये जो वेव फंक्शन है, दिस इज नॉट ए सिंपल फंक्शन। ये कोई एक सिंपल फंक्शन नहीं है बच्चों, ये एक कोई सिंपल फंक्शन नहीं है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, और जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एक इमेजिनरी नंबर था, फंक्शन ऑफ आई बोल सकते हैं। और फंक्शन ऑफ आई की वैल्यू कितनी होती है, √(-1). दिस इज नॉट ए रियल नंबर। समझ रहे हैं ना? अरे पढ़ा है आप लोगों ने ये मैथमेटिक्स में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये एक रियल नंबर नहीं है, रियल फंक्शन नहीं है। दिस इज, ये ओनली क्या होता है, आई का मतलब हो जाता है ये बच्चों, एक क्या होता है, इमेजिनरी फंक्शन होता है। समझ रहे हैं क्या सर? ये एक रियल फंक्शन नहीं होता है। मैं इसमें ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब हमारे मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है सर। तो मैं बस आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ बच्चों कि ये एक इमेजिनरी फंक्शन होता है, और रियल फंक्शन नहीं है जिसकी वैल्यू √(-1) हो। ठीक है ना? तो अब हमें क्या हुआ कि जो श्रोडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इधर देखिए सर, जो श्रोडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, जो वेव फंक्शन दिया और बोला ये एक इमेजिनरी फंक्शन है, काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, सिंपल फंक्शन नहीं था। और उन्होंने जो है एक फाइनली अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन आपके पास सिलेबस में नहीं है, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे है। ठीक है ना? तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया था, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये एक क्या थी बच्चों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, और ये इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, गिव्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ साई। साई के प्रॉपर इंफॉर्मेशन से हमें जो है पता लगा, और जो हमें बताता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ साई के बारे में बताया, और ये जो साई है वो हमें बताता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बारे में, मींस एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, ये एनर्जी के बारे में और उसके पाए जाने की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में ये बताता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब बताता है। ये साई हमें जो है ये सब चीजों को बताता है, ठीक है ना। इस साई को हम अलग अलग नंबर से इंडिकेट करते हैं, जिन नंबर को हम आइजन वैल्यू बोलते हैं। आइजन वैल्यू, जब आइजन वैल्यू को हम वेव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड करते हैं उसको बोलते हैं आइजन फंक्शन। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास फिलहाल, ठीक है ना। तो सर ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, किसने दी थी सर? आपके श्रोडिंजर ने दी थी। श्रोडिंजर ने जो बताया, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें इस बात का पता लगता है कि पूरा का पूरा स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, प्रोबेबिलिटी, उससे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें उससे इंफॉर्मेशन मिली। अब आप बोलेंगे सर एटलीस्ट वो क्या इक्वेशन थी, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो श्रोडिंजर ने हमको दी थी? तो बच्चों वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डी स्क्वायर साई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ऑफ डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। एक इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, समझ रहे हैं ना। और ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो है बच्चों 3D इक्वेशन थी। 3D इक्वेशन का मीनिंग ये हो गया कि सर ये किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तीनों डायरेक्शन में मिल, 3D का मतलब हो गया कि सर एक्स जेड और वाई आपका जो है इस तरीके से ये अलग अलग उसमें मिल रही, तो एक्स वाई और जेड अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में मिल रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं साई आपका क्या है, यहाँ पे साई आपका वेव फंक्शन, सर ये इक्वेशन से मिलता क्या है? ये इक्वेशन इस बात को पता लगाता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन साई के बारे में पता लगाता है। साई से हमें क्या क्या मिलता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या? एक्स वाई जेड आपका कोऑर्डिनेट्स। अब एक्चुअली सर ये क्या है ना, आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये सब ग्रेजुएशन में आपके पास थोड़े नहीं, ठीक है ना। और जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ना डी स्क्वायर साई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना इसको। सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसका मीनिंग ये हो गया ना, डी स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब हो गया सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट वाई कोऑर्डिनेट्स, ऐसे बोलेंगे। ई का मतलब हो गया बच्चों आपका टोटल एनर्जी, और सर साई और बी का मतलब हो गया सर आपका पोटेंशियल है। बात समझ में आई क्या सर? ये जो इक्वेशन दी थी, किसने दी थी सर? ये हमें जो है श्रोडिंजर ने ये जो इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता लगी साई के बारे में, और साई हमको बताता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, और साई हमें बताता है ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में, एनर्जी ऑफ स्टेट के बारे में, सर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में, और शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सर ये सब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को साई देते हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई
प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर, नो डाउट। सब लोग देख लो भाई, ढंग से देख लो। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखो बच्चों। कोई अगर बात किसी के माइंड में अगर आ भी रही है ना, तो मुझे बताएं कि सर आप इसको एक बार और समझाएं। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। अब सर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इस इक्वेशन को श्रोडिंजर ने थोड़ा सा जो है क्या कर दिया, इसको ऑपरेट किया और उसको एक नया फॉर्म में बना दिया। श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन बनाया, ये आपके पास कुछ नहीं आएगा है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बस। बच्चों ये आपके पास कुछ भी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, मैं तो बस आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके बारे में, ऐसा ऐसा हो सकता है। श्रोडिंजर ने, बस आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि आगे की चीजें आप पढ़ाऊंगा ना जब, उस टाइम पे पढ़ाते हुए आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है ना। अब सर इन्होंने एक नाम दे दिया एच साई, एच कैप ऑफ साई ऐसे लिख दिया। इजिकल टू ई साई, इसको ऐसे भी लिख दिया। ये भी श्रोडिंजर इक्वेशन थी। अब सर ये एच कैप क्या है, साई तो आपको पता है सर आपका वेव फंक्शन है, तो एच कैप का मतलब ये हो गया कि इस वेव फंक्शन पे यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लगा दिया और इस ऑपरेटर को एक नाम दे दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सर इसको एक नाम दे दिया हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो फंक्शन है इस पे हमने क्या कर दिया, ऑपरेट करना शुरू किया और उसको एक नाम दे दिया हैमिल्टोनियन। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, पहले ये देख लो, मैं समझाता हूँ ऑपरेटर किसको बोलते हैं, फिर समझाता हूँ आपको। हो सकता है बायो बैकग्राउंड के बच्चों को दिक्कत आ रही हो। ये देख लो, ये भी एक इक्वेशन उन्होंने मॉडिफाई करके दिया। इसका मतलब ये एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं इसके बारे में बता। देखो बच्चों, बेसिकली ऑपरेटर किसको बोलते हैं सर, बेसिकली ऑपरेटर किसको बोला जाता है। बच्चों ऑपरेटर किसको बोलते हैं आइए जान। जब भी हम बच्चों किसी स्टेट ऑफ सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, या हम लोग कोई भी सिस्टम है उसके स्टेट की स्टडी करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ उसके मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं वाटर के सॉलिड स्टेट के बारे में आइस की स्टडी कर, ठीक है ना। तो सर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सिस्टम की स्टडी कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे कुछ इसके लिए मेजरमेंट करते हैं, कुछ इसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ चीजों का हम हेल्प लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट करते हैं, कुछ मेजरमेंट लेते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट लेते हैं। जैसे मैं आपको किसकी मेजर, जैसे मैं इसकी वॉल्यूम की मेजरमेंट ले सकता हूँ, मास की ले सकता हूँ, मोमेंटम की ले सकता हूँ, पोजीशन की मेजरमेंट ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो ईच इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है ना, जो ईच इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है ना,
सर जो इसकी ईच इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। उसको क्या बोलते हैं सर? ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। मैंने आपको बोला किसी सिस्टम की स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हमें बेसिकली मेजरमेंट करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ती है। उस प्रॉपर्टी लाइक ऐसे वॉल्यूम भी हो सकती है, मास भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है। तो ईच इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, समझ रहे हैं ना, या मैं कहूंगा कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को। ठीक है ना? ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जो ऑब्जर्वेबल है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, इसकी वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना सर? हम लोग इसमें क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। और सर इस ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक ऑपरेटर यूज करते हैं। सर एक ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है ना? ऑपरेटर का मतलब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, ऑपरेटर का मतलब मैं यहाँ पे जैसे बोल सकता हूँ, ऑपरेटर का मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मैथमेटिकल कमांड जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोल सकता हूँ सर? जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूँ मैथमेटिकल कमांड के नाम से जानता हूँ। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा 4 × 5। ठीक है ना? तो अच्छा 4 × 5 में कोई क्या कर रहा हूँ? एक मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा सर जो इसमें ऑपरेशन होगा ना सर, यहाँ पे जो एक ऑपरेशन होगा ना, इस ऑपरेशन का नाम होगा मल्टीप्लीकेशन। इस ऑपरेशन का क्या नाम होगा सर? यहाँ पे इस ऑपरेशन को बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हैं रे? ठीक है ना? और ऑपरेटर क्या होगा सर? इसका माइक चल रहा है ये। ऋतु क्या हुआ? इसको क्या हुआ है लड़की को? ऋतु सा ठीक है ना? मल्टीप्लीकेशन आपका क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है और इसमें सर जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना सर, जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो है, लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है सर यहाँ पे ऑपरेटर है। ठीक है ना? तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऑपरेशन को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम मल्टीप्लीकेशन, और ये इसके ऊपर एक कैप लगा दिया, दैट इज द ऑपरेटर। समझ गए ना? तो ये अगर मैं एम, अब ये ऑपरेटर का मतलब ये हो गया, मैं किसी दो टर्म 4 × 5 के बीच में इस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो ये जो पूरा काम हो रहा है ये इससे इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था ना, वो किसी एनर्जी के बारे में इंडिकेट करता है। वो आपको पर्टिकुलर वहां पे जाके मैं दिखाऊंगा, फिलहाल नहीं, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो समझ में आया ऑपरेशन और ऑपरेटर किसको बोलते हैं? अरे सभी को समझ में आया क्या? यस सर। Yes. ओके सर, यहाँ पे तो आपने ये बता दिया, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों ठीक है, इस तरीके से ये है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। सर एक और दूसरा टर्म आपके पास है सर, मैंने आपको बताया था जो साई होता है ना,
ये सारी बेसिकली हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजों के बारे में। तो ये जो सब चीजों को एक अलग अलग नंबर से इंडिकेट करते हैं, उन नंबर को आइजन वैल्यू बोलते हैं, या हम लोग उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर, या हम लोग उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आइजन वैल्यू बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कुछ नंबर को इंडिकेट करते हैं, यूज करते हैं। उन नंबर को बोला जाता है बच्चों क्वांटम नंबर। उसको क्या नाम से जानते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो सर आइए सर, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर किसको बोला जाता है। बात समझ में आई या नहीं? Yes. यस सर। एक्चुअली अगर बच्चों मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बताना चाहूँ तो देखिए क्या मैं इसके बारे में कहूं। सर क्वांटम नंबर क्या, आज तक आपने सुना था कि सर यहाँ पे कोई भी इस तरीके से कोई भी न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये सर्कुलर पाथ होता है, और इस सर्कुलर पाथ में आपने कहा, और आपने ये बोला था कि सर इस सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन, सर स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है। सबका? नहीं सर। No, sir. नो सर। स्क्रीन ब्लैक कैसे हुई फिर आपकी? आप दोबारा ज्वाइन करिए। ओके। ठीक है ना। तो सर ये बेसिकली आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताई जाती है बच्चों कि ये जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बेसिकली इस बात को आपने क्लास 9-10 में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पाथ होता है ना, ये सर्कुलर नहीं होता है। अगर मैं एग्जैक्ट इसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप 9-10 में पढ़ते हैं इसको, और 11th बेसिक में भी यही आपको बताया जाता है, ये सर्कुलर पाथ होता है बच्चों। अगर एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है, एक्चुअली ये पाथ सर्कुलर नहीं होता है। हो सकता है ये पाथ, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे डिसाइड करता है पाथ किस वे में ओरिएंट होगा, ठीक है ना। ये जो पाथ होगा ये किस वे में ओरिएंट होगा, और इस पाथ में मैंने आपको बताया, इस पाथ में मैंने आपको बताया बच्चों कि कुछ इस तरीके से जो है कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस वे में इसके अंदर रहते हैं वो इस पे डिसाइड करता है, वो जो है इस पाथ की जियोमेट्री को डिसाइड करे। तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनकी एनर्जी के डिटर्मिनेशन के लिए, इनके शेप को जानने के लिए, ठीक है ना, जो इनकी एनर्जी को जानने के लिए, इनके शेप को जानने के लिए, और सर ये किस तरीके से इनका ओरिएंटेशन होता है, मतलब ये कैसे रहते हैं, ये इसके बारे में जानने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक नंबर की स्टडी करते हैं। उन स्पेसिफिक नंबर को क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। यहां तक कुछ समझ में आया क्या जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटी सी डेफिनेशन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन shape of electron
सर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, सर हाँ क्या बोल रही? सर तो ऑर्बिटल्स मतलब यही हुआ ना? रुको रुको, ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट अलग अलग दो टर्म है। और इसको हम लोग से क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सप्रेस्ड बाय द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं सम नंबर, उनको हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। सर आप एक्चुअली ये बताइए कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट का मतलब होता है एक पाथ है। अब ये हमें नहीं पता वो सर्कुलर है या क्या है। ऑर्बिट का मतलब हो गया बच्चों एक पाथ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो चीजों को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, दो बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। बीच वाला न्यूक्लियस, देखिए सर यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर इसमें है, एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ऑर्बिट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज ऑर्बिट। और मैंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन, आउटर रीजन ऑफ न्यूक्लियस, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन है, उस रीजन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस बाहरी एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक बहुत बड़े एरिया की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल उसको बोलते हैं, बाहर का रीजन का मतलब ऑर्बिटल। अब ये पर्टिकुलर हमें नहीं पता ना, एक रीजन की बात कर रहा है, और एक पर्टिकुलर उसमें अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका ऑर्बिट हो गया। और मैं बोलता हूँ बाहर साइड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना। अब मान के चलो मैंने यहां से बोला कि सपोज बच्चों, मैंने यहां से किसी एक लोकेशन का नाम बताया, जैसे हमने कहा कि भाई ट्रेन, मैंने कहा जैसे ट्रेन, मैंने कहा आपके यहाँ पे हमने कहा ट्रेन जो है, ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है वो कौन से एरिया में आता है तुम्हारे यहाँ? कोई रेलवे स्टेशन कौन से एरिया में आता है, नाम बताओ। क्या बोल रहा है? अरे कोई जगह का नाम बताओ जहां रेलवे स्टेशन है। कालूपुर और साबरमती। अच्छा चलो, अब मैंने कहा बच्चों कालूपुरा में ट्रेन है। किसी ने पूछा सर ट्रेन का है, मैंने कहा कालूपुरा में है ना। अब कालूपुरा में तो मार्केट भी होगा, है ना, कालूपुरा में तो मार्केट भी होगा, और भी जगह होंगे घूमने के, पार्क भी होंगे, चर्च भी होंगे, मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे कालूपुरा में तो, है ना। रेलवे स्टेशन भी होगा, बस स्टैंड भी होगा, हमें थोड़ी ना पता है ना ट्रेन अब कहाँ पे है। अब मान के चलो आपको पता नहीं, अब दूसरे को मैंने दूसरे को बोला कि ट्रेन कालूपुरा रेलवे स्टेशन पे है, तो एग्जैक्टली मैंने उसको ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन बोल दिया कि भाई तू रेलवे स्टेशन पे जा, समझ रहे ना। मान के चलो अब जैसे कोई बस है ना, अब बस मैंने कहा बस स्टेशन पे है, या मैंने बस आपको बोल दिया कालूपुरा में है,
तो आप बोलेंगे बस स्टेशन एग्जैक्ट लोकेशन बता दी ना मैंने, बस की कहाँ पे है अभी, है ना, बस एग्जैक्टली कहाँ पे है, मैंने कहा भाई कालूपुरा में है। तो आप बोलेंगे जो कालूपुरा वाली बात कर रहा हूँ वो आपका ऑर्बिट के लिए बोल रहा हूँ, और जो आपका सॉरी बस स्टेशन की बात कर रहा हूँ या रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ वो आपका ऑर्बिट है, और जो कालूपुरा बात कर रहा हूँ वो आपका ऑर्बिटर है, मतलब उस रीजन में आपका ट्रेन है। ये मैंने आपको बोल दिया। आई रे बात समझ में? सुनो यस अब सर एक बात बताइए, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो सर आपने कहा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन बच्चों एक सिंपल वे में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, वो रहने का जो तरीका है, जो ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, हो सकता है बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहे, समझ में आ रही बात? हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, हो सकता है सर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रहे, डम्बेल डबल डम्बेल बना के रहे, ऐसे रहे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में ऐसे रहे, हो सकता है और भी कॉम्प्लेक्स वे में ऐसे रहे या ऐसे रहे इस तरीके से, और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके उस ऑर्बिट के अंदर रहने की कोई फिक्स तरीका, फिक्स प्रोबेबिलिटी, फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, वो अलग अलग तरीके से रह सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज मैंने बताई, एक सिंपल तरीका बताया, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, और भी उसके बाद सर बच्चों में। हाँ सर एटम में क्या डिसाइड करता है कि और इलेक्ट्रॉन्स कैसे वे में रहेंगे? मैं समझा नहीं। सर अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मतलब ऐसे फॉर्म में भी रह सकते हैं ऑर्बिट्स में, तो सर क्या डिसाइड करता है कि वो कैसे फॉर्म में रहेंगे? वो डिसाइड कुछ नहीं करता है, वो अपने अपने कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, हो सकता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में रहे, हो सकता है वाई के रिस्पेक्ट में रहे, या अलोंग द एक्सिस रहे, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, हो सकता है वो अलोंग द एक्सिस रहे, हो सकता है वो बिटवीन द एक्सिस रहे। वो इलेक्ट्रॉन का अपना अपना अलग अलग तरीके से रहने का एक तरीका है, समझ रही हो सकता है इस तरीके से। ये सब चीजों के बारे में वो एक कॉम्प्लेक्स तरीका बता रहा, मैं अलग अलग, एक सिंपल ये आपको मैंने थोड़ा सिंपल बताया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बताया, इससे और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया, और इसके अलावा और भी मैं कॉम्प्लेक्स बता सकता हूँ। फिलहाल इतना काफी है इसके बारे में। तो सर ये सारी के सारी ओरिएंटेशन रहने का जो तरीका है, इस सब बातों के बारे में बच्चों हमें किससे पता लगता है? बेसिकली क्वांटम नंबर से पता लगता है। बेसिकली सर हमें जो है बच्चों कैसे पता लगता है? क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में पता लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक और हमारे पास एक और डायग्राम हमारे पास है। देखिए ये जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है तीनों के तीनों एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहे हैं? या दूसरा आप देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों इस तरीके में देखिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस पे है ना। और सर यहाँ पे देखिए, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों, ये अलोंग द आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग है। और ये वाला देखिए सर, ये बिल्कुल सॉरी ये जेड वाले के अलोंग है, ये वाई वाले के अलोंग है, देख लीजिएगा। उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स देखिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए, कुछ आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ बिटवीन द एक्सिस है, एक्स और वाई के बीच में है, और पीछे से एक और दिख रहा है आपको अलोंग द एक्सिस। कुछ बिटवीन द एक्सिस है, कुछ अलोंग द एक्सिस है, कुछ बिटवीन द एक्सिस है, कुछ अलोंग द एक्सिस है। देख रहे हैं अलग अलग तरीके से रहने का तरीका, और भी कॉम्प्लेक्स, तो इसको तो बच्चों हम देख भी नहीं सकते नॉर्मल में। तो इलेक्ट्रॉन का रहने का तरीका, रहन सहन बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रही क्या? कुछ कह रहा हूं मैं, स्टोरी बता रहा हूं इसके बारे में, कुछ आ रहा बच्चों समझ में? यस सर यस ये सर। अभी जो आपने बोला वो रिपीट करो ना। क्या रिपीट करो बोल रही है? सर अभी जो आपने ये वाली स्लाइड में समझा है ना वो। आपको मैंने कहा कि देखो पहली वाली स्लाइड में देखिए, पहला वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना बच्चा,
इलेक्ट्रॉन सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स वाई और जेड में कोऑर्डिनेट्स में आप देख रही हो सर इलेक्ट्रॉन क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे देखिए इधर वाले में देखो सर इधर वाले में देखो इधर वाले में देखो यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग है समझ रही हो। और इधर देखो जेड एक्सिस के अलोंग है इधर देखो वाई एक्सिस के अलोंग। इस वाले में देखो इधर एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग है पीछे वाला इलेक्ट्रॉन क्या है पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं थोड़ा सा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलोंग है। इसमें भी देखो जेड एक्सिस के अलोंग है और ये वाला इधर देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा है वाई एक्सिस के आधे अलोंग है ना वाई एक्सिस के आधे अलोंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और तो इसके बारे में तो आप देख लीजिएगा पता ही नहीं लग रहा है बिल्कुल झुंड सा बना हुआ है एक बंच सा बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का। रहने का तरीका सर बिल्कुल अलग अलग है रहने का तरीका। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रह रहा है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों कहने का ये मीनिंग है सर कि इलेक्ट्रॉन का जो रहने का तरीका है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट ये सब तरीका ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये सब चीजों को बारे में समझने के लिए सर हम लोग जो है एक टर्म को यूज करते हैं और जिनका नाम है क्वांटम नंबर। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये आज हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है। तो आपको आज इतना ही जो है ये सब समझना है। मैं फिलहाल के लिए बच्चों क्लास को रखने की तैयारी करता हूँ। बताओ किसी को कोई बात पूछनी है और नो सर। समझ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए नोट्स बनाइए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया सर इससे हमें क्या पता लगा समझ रहे हैं ना बेटा क्या हमको इससे मिला समझ रहे हैं ना क्या इसकी। हाँ सर आपने 9 जुलाई का वीडियो अपलोड नहीं किया है अभी। अपलोड तो है यार 9 जुलाई का 9 जुलाई का 10 तारीख को अपलोड है ना। नहीं है सर। 9 जुलाई को 10 तारीख को होगा ना देखूंगा चल मैं शाम। सर 10 जुलाई को संडे था सर मतलब सैटरडे था उस दिन तो लेक्चर नहीं था सर। सैटरडे को पिछले सैटरडे को तो लेक्चर था रे। नहीं था सर। अरे था पूछ बच्चों को। सैटरडे को पिछले सैटरडे को तुम्हारी क्लास हुई ना बेटा इस सैटरडे इस सैटरडे नहीं थी। अच्छा ठीक है मैं चेक करूंगा चेक। ओके सर। हाँ जी सर एक न्यूमेरिकल है उसमें डाउट। पूछो। The total number of electrons in 1.6 gram of CH4 to that in 1.8 gram. समझ में नहीं आया क्या बोल रही हो। Sir, the total number of electrons in 1.6 gram of CH4 to that in 1.8 gram of H2O. To that in दैट 1.8. Yes, sir. 1.8 gram of H2O. तो इसमें और इसमें अलग अलग निकालो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिखाया नहीं है क्या। चलो मैं कल समझाऊंगा इसको ठीक है बेटा। कल शुरुआत में पूछना समझ रही हो शुरू में पूछ लेना स्टार्ट में। चलिए बच्चों ओके बाय सर। ओके हाँ सर। बाय सर। बेटा।